हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर देखते हैं विजन आईएएस के। और ये करंट अफेयर्स अप्रैल से अक्टूबर तक के जितने भी पूरे साल के करंट अफेयर्स है पूरे कंपाइन होके इस बुकलेट में आपको मिलेंगे। सो वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। रिसेंटली IUCN ने अपडेट की है रेड लिस्ट उन स्पीशीज की जो कि थ्रेटन्ड है। सो रेड लिस्ट के बारे में अगर मैं देखूं, प्रोवाइड्स करते इन्फॉर्मेशन एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में, फंगस जो स्पेशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन की रिस्क पे है, राइट। अब ये क्या करता है, उसको 9 कैटेगरीज में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। क्या क्या कैटेगरीज आती है IUCN रेड लिस्ट के अंडर? इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के हिसाब से, जैसे कि NE नोट इवेल्युएटेड, DD डेटा डेफिशिएंट, LC लीस्ट कंसर्न, NT नियर थ्रेटन्ड, VU वल्नरेबल, EN endangered, CR critically endangered, EW extinct in the wild, EX which is extinct। सो डेटा डेफिशिएंट मतलब इनके बारे में, इन स्पेशीज़ के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चाहे स्पेशीज़ के अबेंडेंस की इंफॉर्मेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन हो। लीस्ट कंसर्न में वो स्पेशीज़ या पॉपुलेशन वो स्पेशीज़ आती है जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल इनफ है दैट इट इज़ अनलाइकली टू फेस एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। उसके बाद आता है नियर थ्रेटन्ड। ये वो स्पेशीज़ होती हैं जो कि क्लोज टू है टू द क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई फॉर अ थ्रेटन्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर, कि इनका डर है कि ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। वल्नरेबल में क्या आता है, जो कि फेस कर रही हैं हाई रिस्क किसकी, एक्सटिंक्शन की, वाइल्ड में। उसके बाद आता है एंडेंजर्ड में यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं वाइल्ड में। उसके बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शंस इन द वर्ल्ड। आफ्टर दैट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, known only to survive in captivity, cultivation और well outside its natural range। extinct जहाँ पे कोई reasonable डाउट ही नहीं है हमारे पास कि लास्ट जो इंडिविजुअल है वो अब मर चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसमें कुछ की अपडेट्स हैं। स्पेशीज़ विद चेंज्ड स्टेटस, स्पेशीज़ जैसे कि लेगोमेरा जाइंट लिजार्ड, अपडेटेड स्टेटस देखिए, endangered था, it was endangered previously critically endangered। उसके बाद आता है it is Copiapoa cacti, 82% ऑफ स्पेशीज एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है। उसके बाद आता है ग्रैंड सेनेरिया जाइंट लिजार्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, प्रीवियसली ये लीस्ट कंसर्न थी। उसके बाद आता है फिर ग्रैंड सेनेरिया स्किंक, एंडेंजर्ड, प्रीवियसली लीस्ट कंसर्न थी। देन इबिजा वॉल लिजर्ड आता है जो कि एंडेंजर्ड है, प्रीवियसली इट वाज नियर थ्रेटन्ड। उसके बाद आता है बोर्नियन एलिफेंट जो कि अब एंडेंजर्ड है। एंड लोकेशन एंड अदर स्पेसिफिकेशन देखिए तो कैनरी आइलैंड जो कि स्पेन में है, ऑर्नामेंटल कैक्टाई, एंडेमिक टू एटिकेमा कोस्टल डेजर्ट इन चिले, एंडेमिक रेप्टाइल इन कैनरी आइलैंड विच इज़ इन स्पेस। सो सस्टेनेबल फिनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस क्यों न्यूज़ में है? देखिए, सस्टेनेबल फिनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया था भूटान की गवर्नमेंट के द्वारा एंड इसको सपोर्ट किया है टाइगर कंजर्वेशन कॉलिशन ने। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल फिनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस के बारे में एंड टाइगर कंजर्वेशन कॉलियंस के बारे में। सो ये जो SFTLC है ये क्या करता है कि ये सपोर्ट अपना इंक्रीज करेगा टाइगर प्रोटेक्शंस के लिए, इसके लैंडस्केप के लिए,
कैसे कैसे करेगा, ये यूज़ करेगा नई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को एज स्टेटेड इन द पेरिस स्टेटमेंट। मोबिलाइज करेगा $1 बिलियन इन एडिशनल फंडिंग बाय 2034 तक, ये इतनी फंडिंग इकट्ठा कर लेगा। टाइगर कंजर्वेशन कॉलिशन इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे जो लीडिंग बायोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट है वाइल्ड लाइफ में एक साथ आते हैं और उनका फोकस होता है टाइगर को कंजर्व करना, टाइगर की स्पेशीज को बेसिकली क्या करना, कंजर्व करना। मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें आ जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देन UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एटसेट्रा। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन SFTLC, जैसे कि कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड को लॉन्च किया गया है, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे नेचर पॉजिटिव बिजनेस अप्रोच को यूज़ किया जाता है। टाइगर बॉन्ड्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि इंगेज करेगी प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टर्स को। फिर आ जाता है इंडियन टाइगर, जिसको पैंथेरा टिग्रिस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। सो अगर इसके हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट की बात करूं, इसका जो हैबिटेट है इट इज़ जैसे कि टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, देन कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लेओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। इंडिया की मैं बात करूँ, शिवालिक गैंगेटिक जो प्लेन है हमारा, वहाँ पे ये इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। पैंथेरा टिग्रिस की सेंट्रल इंडिया में भी प्रेजेंट होता है, एंड जो ईस्टर्न घाट्स है वहाँ को देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में इसका हैबिटेट है, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स में मिलेगा, एंड फिर लास्ट वन जो है हमारा सुंदरबंस में। डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूँ तो मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन मैक्सिमम है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर जो है वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, थर्ड आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फ्लैगशिप स्पेशीज है इंडिया की, अम्ब्रेला स्पेशीज है, सॉलिटरी मोस्टली नॉक्टर्नल है, एंड टेरिटोरियल एनिमल है। टेरिटरी जो है अडल्ट मेल की एनकम्पास कर सकती है टेरिटरीज ऑफ 2 to 7 फीमेल्स। टाइगर स्ट्राइप्स आर इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स, जैसे कि जो हर एक ह्यूमन की फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होती हैं, उसी तरह से टाइगर की जो स्ट्रिप्स है वो भी डिफरेंट होती है। थ्रेट्स क्या क्या है, हैबिटेट लॉस का थ्रेट्स है, एंड लॉस ऑफ प्रे स्पेशीज थ्रेट है, हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट्स विद ह्यूमन एटसेट्रा। सो कंजर्वेशन को लेके क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को देखे, सो यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको इंसितु कंजर्वेशन, जैसे कि इंसितु कंजर्वेशन NTCA स्ट्रैटेजी बॉडी है, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर WPA 1972। 2006 में इसको अमेंड किया था ताकि जो टाइगर वो है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको एडमिनिस्टर कर ले। उसके बाद आता है ये नेशनल एनिमल है इंडिया का। M स्ट्राइप्स डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 का, ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। फिर है ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। दूसरे अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें, एफर्ट्स की बात करें, सो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स टाइगर अलाइव इनिशिएटिव एटसेट्रा। सो उसके बाद हम देखेंगे रिलेटेड टर्म। सो टाइगर लैंडस्केप क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, लार्ज ब्लॉक्स होते हैं इकोलॉजिकली कनेक्टेड एरियाज के, जहाँ पे सूटेबल टाइगर हैबिटेट हो। करेंटली कंप्राइज करते हैं लेस देन 80% ऑफ एरिया ओरिजिनली
occupied in Asia. लैंडस्केप क्या क्या है इंडिया में, जैसे शिवालिक हिल्स है, गैंगेटिक प्लेन है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स है, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स है, सुंदरबन लैंडस्केप है, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स लैंडस्केप है, वेस्टर्न घाट्स लैंडस्केप है. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल को जिसमें इंडिया क्या बनेगा, एक मेंबर बनेगा IBCA का. IBCA क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का. ये एक रेटिफिकेशन को साइन करेगा. रेटिफिकेशन किसका, एक फ्रेमवर्क होगा एग्रीमेंट का, उसको साइन करेगा. IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था जब 15th ईयर्स हो गए थे इंडियाज के प्रोजेक्ट टाइगर को. 50th नॉट 15th 50th ईयर 2023 में हुए थे. इंडिया के अगर हम इंडिया के अलावा बात करूं तो यहाँ पे जैसे नाइकेरागुआ एंड एस्थावाटिनी एंड सोमालिया ने भी इसको ज्वाइन किया है. हेडक्वार्टर की बात करूँ इंडिया में है. एम क्या क्या है, एम है कि जो स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल कोऑपरेशंस को ताकि जो 7 बिग कैट स्पेशीज है उनका कंजर्वेशन हो सके. और कौन कौन से 7 बिग कैट स्पेशीज है, इसमें टाइगर आता है, लायन आता है, स्नो लियोपर्ड आता है, चीता आता है, जैगुआर आता है एंड प्यूमा आता है एंड देयर हैबिटेट्स. सो इंडिया का जो इंडिया इनहेबिट्स करता है सारी कैट्स को. हमारे यहाँ पे प्यूमा एंड जैगुआर नहीं पाया जाता. मल्टी कंट्री एंड मल्टी एजेंसी कोलिशन है. इसमें लगभग 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं. नॉन रेंज कंट्रीज जो कि इंटरेस्टेड है बिग कैट कंजर्वेशन में वो भी हैं. कंजर्वेशन पार्टनर्स भी हैं एंड कुछ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसका पार्ट है. जितने भी UN मेंबर कंट्रीज है एलिजिबल है वो IBCA का मेंबर बन सकती हैं. 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपना कंसेंट किया है, शो किया है टू बी अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन. फंडिंग सपोर्ट ऑफ ₹150 crores फॉर 5 years फ्रॉम 2023 to 28. कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखें बिग कैट्स का इंडिया में, सो IUCN स्टेटस देखिए. एंडेंजर्ड जो कि टाइगर है, वल्नरेबल में आते हैं लायन, चीता, स्नो लियोपर्ड, नियर थ्रेटन में आती है जैगुआर एंड लीस्ट कंसर्न में प्यूमा आता है. जितनी भी 5 बिग कैट्स हैं इंडिया में उनको शेड्यूल 1 एंड 4 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एंड साइट्स अपेंडिक्स में लिस्ट किया गया है. एलिफेंट सेंसस 2023, रिसेंटली सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट पॉपुलेशन सेंसस 2023 हुआ है सदर्न स्टेट्स में. इसके कुछ की फाइंडिंग्स आए हैं सेंसस की, जैसे कि कर्नाटका जो है वो टॉप पे है सदर्न स्टेट्स के अमंग. यहाँ पे कर्नाटका में 6000 एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है. हाई डेथ रेट 40% among juvenile elephant aged 10 and below attributed to the elephant एंडोथेलियोट्रोपिक हर्ब्स वायरसेस, जो एक वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जुवेनाइल डेथ के लिए. इंडिया एलिफेंट मैक्सिमस प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में देखते हैं, हैबिटेट देखते हैं. सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसका हैबिटेट है. ईस्टर्न इंडिया एंड नदर्न इंडिया में भी पाया जाता है. कुछ पार्ट्स जो हैं सदर्न पेनिनसुला के वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा. सो इंडिया जो है वहाँ पे एक घर है. 60% जो वर्ल्ड की जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही रहती है. हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर हम देखें तो कर्नाटका में है, उसके बाद असम एंड देन केरला. कुंकी एलिफेंट्स ये एक टर्म है जिसको इस टर्म को यूज किया गया है इंडिया में कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स के लिए, जिनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो यूज कर सके वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रैप करने के लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स है. इसका फैमिली बॉन्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड जो कम्युनिकेशन है सोफिस्टिकेटेड
होता है। वन ऑफ द 3 सब स्पेशीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स, अदर 2 बीइंग द सुमत्रन एंड श्रीलंकन एलिफेंट्स। लाइफ स्पैन 60 से 70 ईयर्स का होता है। गेस्टेशन पीरियड 20 से 22 मंथ्स, लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है ऑफ ऑल मैमल्स। सबसे ज्यादा किसका होता है? एलिफेंट का। लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप कौन होती है? यहाँ पे फीमेल होती है। थ्रेट्स क्या क्या होती हैं? देखिए थ्रेट्स जैसे कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिग्रेडेशन का थ्रेट है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो एक्सपैंड कर रही है उसकी वजह से भी इनकी पॉपुलेशन पे थ्रेट है, स्पीशीज पे थ्रेट है। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होता है, पोचिंग होती है। कंजर्वेशन मेजर्स, क्या क्या मेजर्स ले गए हैं इनकी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए? प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में ही लॉन्च कर दिया गया था। 33 एलिफेंट रिजर्व्स इन 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स। डिफरेंस क्या क्या है एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में? तो एक तरफ आपको एशियन एलिफेंट की पिक्चर दिख रही है, एक तरफ आपको अफ्रीकन एलिफेंट की पिक्चर दिख रही है। जैसे कि आपको एक तो कलर का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो एशियन एलिफेंट का अगर मैं साइज की बात करूं 3000 से 6000 किलोमीटर तक इसका साइज होता है। अफ्रीकन एलिफेंट लार्जर होते हैं, इनका जो वेट होता है 4000 से 8000 किलोमीटर तक होता है। ईयर्स की बात करूं छोटे होते हैं, कान राउंडेड होते हैं, इनके लार्ज होते हैं फैन शेप्ड ईयर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एशियन एलिफेंट के छोटे कान हैं और जो अफ्रीकन है उसके लार्ज है और फैन शेप्ड ईयर्स है। स्किन स्मूदर स्किन होती है, इनकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे रिंकल्ड होती है ना। और अगर फोरहेड की बात करूं ट्विन, सो इनका होता है ट्विन डोम्ड हेड, इनका होता है सिंगल डोम शेप। अब देखते हैं हम हेड की शेप में डिफरेंस देखते हैं। सो दिस इज सिंगल डोम हेड एंड यहाँ पे ट्विन एंड दिस इज सिंगल डोम हेड। टस्क की बात करें कुछ मेल एशियन एलिफेंट में ही टस्क होती है, टस्क फीमेल्स में एब्सेंट होती है। ओनली रूडिमेंटरी टस्क फाउंड। मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स में टस्क दोनों में होती है। सो राइनो का स्टेटस क्या है? एक रिपोर्ट आई है 2024 की जो कि राइनो के स्टेटस को बता रही है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने रिलीज की है स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। मोर ऑन द न्यूज IRF इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, इनिशियली इसका नाम था इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन 1991 में एंड इट वाज डेडिकेटेड टू सर्वाइवल्स ऑफ वर्ल्ड्स राइनो स्पीशीज। की फाइंडिंग्स अगर मैं देखूं तो with all 5 species combined there are just 28,000 rhinos जो कि लेफ्ट हैं अब अभी पूरे वर्ल्ड में। राइनो की जो पॉचिंग है वो इंक्रीज हो चुकी है अफ्रीका में। 22-23 से ये 4% इंक्रीज हो चुकी है। वाइट राइनो का जो नंबर है वो इंक्रीज हो चुका है, बट ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जिसको इंडियन राइनो भी बोलते हैं ये अभी भी नंबर सेम है। राइनो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 5 स्पीशीज होते हैं राइनो की। 2 होती है अफ्रीकन जिसमें वाइट ब्लैक आते हैं, 3 एशियन होती हैं जिसमें इंडियन राइनो, सुमत्रन राइनो एंड जमान राइनो आते हैं। राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी 2019 जिसमें राइनो को कंजर्व करने के लिए इसको बना इनिशिएटिव लिया गया था। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019, इंडियन राइनो विजन 2020। सो फीचर्स अगर देखें अफ्रीकन राइनो के, एशियन राइनो के, साइज देखें, वाइट राइनो जो है सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल्स है एलिफेंट के बाद। एशियन राइनो, इंडियन राइनो लार्जेस्ट है ऑफ ऑल एशियन राइनो स्पीशीज। अपीयरेंस एंड बिहेवियर की बात करें तो लेस आर्मर्ड इसका लुक होता है, एशियन का मोर आर्मर्ड लुक होता है, ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है। इंडियन वाली जो स्पीशीज़ है
वो कम एग्रेसिव होती है। इसके हॉर्न 2 होते हैं, इसके भी 2 होते हैं सुमात्रा राइनो की, लेकिन इंडियन राइनो एंड जवान राइनोस की 1 हॉर्न होती हैं। डीप वाटर में पुअर स्विमर्स होते हैं and they can drown in deep water, so they swallow in mud, fights with their horns. तो यहाँ पे स्विमर्स अच्छे स्विमर्स होते हैं, fights with its bottom teeth. हैबिटेट की बात करूँ तो ग्रासलैंड्स, सवानास, श्रबलैंड्स, डेजर्ट्स, इनकी बात करूँ इंडियन वाले की तो ग्रेस करते हैं टॉल ट्रीज पे, श्रब्स पे, लीव्स पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवानास, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट इनका हैबिटेट है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूँ, वाइट राइनो NT में आता है एंड ब्लैक राइनो CR एंड इंडियन राइनो VU एंड सुमात्रान राइनो एंड जवान राइनो CR। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है फंड नेक्स्ट फेज के लिए। तो नेक्स्ट फेज जो है वो 2024 से स्टार्ट हो गई है, 29 तक चलेगा। और ये फेज बात कर रहे हैं हम बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम की। बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम कवर करता है स्पेशीज को, जिसमें आते हैं जैसे GIP, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, जिसमें 2 स्पेशीज है, अदर 2 आर बंगाल फ्लोरिकन एंड मैक्वीन्स बस्टर्ड। बैकग्राउंड अगर देखें तो पहले ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, फिर ये चेंज हो गया था टू बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट इन 2016। अब ये एक्सटेंड हो चुका है 2023 तक। प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फंडिंग एजेंसी नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो है इसकी फंडिंग एजेंसी है। पार्टनर एजेंसी की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंजर्वेशन करना है ब्रीडिंग को, सिक्योर करनी है इनकी एक्स सितु पॉपुलेशन, रिसर्च को अप्लाई करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आउटरीच प्रैक्टिस करना है, पायलट इम्प्लीमेंटेशंस करना है, सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट को, हैबिटेट मैनेजमेंट। कोलैबोरेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है? जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1883। दूसरी आ जाती हैं जैसे इंटरनेशनल फंड फॉर होबरा कंजर्वेशन, देन रेनेको कॉर्बेट फाउंडेशन, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, देन जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट एंड ग्रासलैंड्स ट्रस्ट। अब बात करें अगर हम लेसर फ्लोरिकन के बारे में, सो स्मॉलेस्ट बर्ड है बस्टर्ड फैमिली की एंड प्रोटेक्शन स्टेटस इसका आता है CR एंड ये पिक्चर है लेसर फ्लोरिकन की। पाई जाएगी आपको राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। थ्रेट्स क्या क्या है? पेस्टिसाइड्स यूसेज इन ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यहाँ जहाँ ये ब्रीड करती है वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज हो रहा है। मिसमैनेजमेंट हो रहा है एग्रो ग्रासलैंड्स का, तो इस वजह से ये आ जाती है CR में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पिक्चर यू कैन सी हियर। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर देखें तो 22 स्पेशीज जो कवर हैं अंडर स्पेशीज रिकवरी प्रोग्राम। एंडेमिक है टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मोस्टली राजस्थान गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल पॉपुलेशन होती है इसकी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो की हैबिटेट्स जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज, डेजर्ट्स, नेशनल पार्क राजस्थान, देन नलिया ग्रासलैंड्स, देन लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, GIB कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स इन राजस्थान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एट नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एट नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर अबू धाबी। थ्रेट्स क्या क्या है? प्रिडेशंस एक तो है, बहुत खतरा होता है जिससे जो जंगली जानवर होते हैं बेसिकली इसको खा लेते हैं, एंड
एंटेंगलमेंट विद पावर लाइंस, जो पावर लाइंस होते हैं वहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग जाता है। देन जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड, तीसरा खतरा इसको आता है पेस्टिसाइड से, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो हमारे किस पे पड़ रहा है, हमारे जो देश की जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उन पे भी पड़ रहा है, ह्यूमंस पे भी पड़ ही रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो एग्रो ग्रासलैंड्स ओमनिवोरस होता है, बर्ड है ये एक तरह की जो कि जिसका फ्रंटल विजन नहीं होता है। मेल के पास गुलर पाउच होते हैं, ये एयर को फिल कर लेते हैं, इसको एक्सेल करते हैं। ग्रेट हमिंग साउंड जो देखने को मिलती है, क्यों करते हैं, ताकि जो फीमेल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। मेल कोई भी रोल नहीं प्ले करते इंक्यूबेशन में एंड जो यंग वंस होते हैं उनके केयर में, सिर्फ फीमेल ही है, वही बेचारी पिसती है। रिलेटेड न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन बैन ऑन पावर लाइन। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया है इसका पहला जो ऑर्डर है रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेटिंग अप ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसने ब्लैंकेट को रिमूव किया है, ब्लैंकेट डायरेक्शन को फॉर अंडरग्राउंडिंग हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर लाइंस इन द एंटायर रीजन। कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो डिटरमिन करेगी स्कोप को, फिजिबिलिटी को, एक्सटेंट ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड electric lines in the area identified as priority areas. Crocodile conservation project. So recently क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हुए हुए इसको 50 इयर्स हो चुके हैं। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को ओडिशाज भितरकनिका नेशनल पार्क में इसको लॉन्च किया गया था 1975 में, एंड यहाँ पे जो असिस्टेंस मिला था यूएनडीपी का मिला था, एंड यूएन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें साथ था। सो अगर मैं बात करूँ भितरकनिका नेशनल पार्क रामसर साइट है, ओडिशा में लोकेटेड है, एंड इट इज़ द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम आफ्टर द सुंदरबन। सुंदरबन पहले है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क। एसेंशियली एक नेटवर्क है क्रीक्स का, कैनल्स का, विच आर इनंडेटेड विद वाटर्स, और पानी यहाँ से इन कैनल्स में पानी कहाँ से आ रहा है, ब्राह्मणी, बेतरनी, धमरा एंड पतासाला रिवर से। यहाँ पे लगभग जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे रहते हैं, एंड कुछ वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स भी रहती है, पाइथन्स रहते हैं, हाइनास रहते हैं, एटसेट्रा। सो क्रोकोडाइल्स के बारे में अगर मैं देखूँ, क्रोकोडाइल्स लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पेशीज है वर्टिब्रेट क्लास रेप्टिलिया की। हैबिटेट की बात करूं, सो एक्सेप्ट फॉर वन सॉल्ट वाटर स्पेशीज, क्रोकोडाइल ज़्यादातर फ्रेश वाटर स्वैम्स में रहना पसंद करते हैं, लेक्स में रहते हैं, रिवर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। बिहेवियर अगर देखूं तो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, एंड दे आर पोइकिलोथर्मिक, दैट इज रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर, और सिर्फ एक लिमिटेड डिग्री तक ही रेगुलेट कर लेते हैं, कर पाते हैं। घड़ियाल, सो घड़ियाल इज बेसिकली गैवियलिस गैंगेटिकस। प्रोटेक्टिव स्टेटस देखूँ तो WPA 1972 शेड्यूल 1 में इसको इंक्लूड किया गया है। हैबिटेट देखूँ तो इनहेबिट करता है फ्रेश वाटर रिवर्स को, चंबल में मिलेगा, गिड़वा में मिलेगा, घाघरा में मिलेगा, सोन में मिलेगा, गंडक में मिलेगा। तभी चंबल के जो डाकू है वो इतना आप समझ गए होंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखूँ मैं इसकी घड़ियाल इसका नाम रखा गया था ड्यू टू बल्बस नोब एट द एंड ऑफ देयर लॉन्ग नैरो स्नाउट। एक जो स्नाउट है उसके एंड पे एक आपको बॉल सी देखने को मिलेगी, दैट्स वाई इसका नाम घड़ियाल रख दिया गया था। ये पहले ज़्यादातर ये फिश खाता है। देन फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन, Fungi Foundation through United Nations Biodiversity urged people globally to use the word funga whenever they say flora and fauna. So funga is basically what, दोनों flora and fauna दोनों इसमें आ जाते हैं, animals and plants as part of the trinity of life on earth.
फंजाई क्या होता है? देखिए फंजाई जो है इट रिफर्स टू लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंजाई इन एनी गिवन प्लेस। फंजाई एक जो 5 किंगडम है बेसिकली, जैसे एनिमेलिया है, प्लांटिया है, राइट, फंजाई है, एंड जो 5 किंगडम में जो क्लासिफिकेशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, उसमें से फंजाई भी एक किंगडम है। और ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था आर.एच. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इस चीज़ को बोला गया है। डाइवर्सिटी वेरी करती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम्स में। डिस्ट्रीब्यूशन देखे फ्रॉम ट्रॉपिकल temperate to arctic region in both terrestrial and aquatic ecosystem। characteristics अगर हम देखें फंजा की, सो सेल वॉल होता है विथ तो यहाँ पे इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली शुगर ही होता है। सो न्यूट्रिशन का मोड अगर देखो तो हेटेरोट्रॉफिक होता है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। सेप्रोफाइट्स पैरासाइट्स के बीच में आपको डिफरेंस पता होगा, आई नो, आई एम श्योर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए मल्टी सेल्युलर, लूज टिश्यू। सिग्निफिकेंस क्या होता है फंजाई का? फंजाई का सिग्निफिकेंस होता है माइकोरिजल। म्यूचुअली ये एक बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रीज ग्रोथ। जैसे जो ट्रीज की ग्रोथ के लिए इसमें क्या होता है, जैसे जो माइकोरिजा प्लांट होता है उसके साथ ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन में चला जाएगा, जहाँ पे एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, गिव एंड टेक का रिलेशन जो बेसिकली होता है, म्यूचुअली दोनों को बेनिफिट होगा, है ना। सो कार्बन रिजर्वर्स की बात करें, स्टोर करता है कार्बन को, डिकॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एक्ट करता है डिकॉम्पोजर्स की तरह, एंड ये क्या करता है, डेब्रिस को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अगर हम पढ़े नेक्स्ट इज माइक्रो मीडिएशन, असिस्ट करता है कंटैमिनेंट्स को डिग्रेडेट करने में ये फंजाई, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए। मेडिसिन अगर मैं देखूं, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंड पोटेंशियल साइकोथेरेपी एटसेट्रा। फोकस देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, फंगल कंजर्वेशन कमिटी, ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव। चिले इज द ओनली कंट्री जो कंसिडर करती है फंजाई को इन इट्स लॉ फॉर कंजर्वेशन। सो कंपेयरिंग फ्लोरा, फोना एंड फंगा एस्पेक्ट देखूं, फ्लोरा कौन से किंगडम में आते हैं, प्लांटेई में, फोना आते हैं एनिमेलिया में, फंगा आते हैं फंजाई में। एग्जाम्पल आते हैं जिसमें फ्लोरा में एल्गाई, फ्लावर्स एंड ट्रीज, फोना में इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, फंगा में कौन कौन से, मशरूम्स, मोल्ड्स, ईस्ट। रिप्रोडक्शन देखूं तो फ्लोरा का रिप्रोडक्शन होता है सीड्स के थ्रू या फिर स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। फोना में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। फंगा में स्पोर्स के थ्रू होता है, बेसिकली थ्रू स्पोर्स या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इकोसिस्टम में क्या रोल होता है, फ्लोरा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस यही तो करते हैं। फोना कंज्यूमर होते हैं, दे एक्ट एज प्रे एंड प्रेडेटर। फंगा डिकम्पोजर्स की तरह काम करती हैं। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने ऐड किया है 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक कोलंबिया एटसेट्रा अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सो अगर देखूं WNBR के टोटल अब 759 साइट्स है 136 कंट्रीज में। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 1971। एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम था। एम क्या था कि एस्टेब्लिश करना है साइंटिफिक बेसिस को, ताकि जो पीपल है, एनवायरनमेंट है, उनके बीच में रिलेशनशिप को एनहांस किया जाए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में है, जिसमें
12 आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर इट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला था जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? इन सितु कंजर्वेशन के लिए बेसिकली ये होते हैं। सो एरिया जहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप को, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम के अक्रॉस, तो वो आते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स में। 3 मेन जोन होते हैं बेसिकली यहाँ पे। पहला होता है कोर एरिया, और ये वो एरिया होता है जिसको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद आता है बफर जोन। इट इज यूज फॉर एक्टिविटीज जो कि इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के साथ कंपैटिबल है और जो साइंटिफिक रिसर्च को रीइंफोर्स कर सके। ट्रांजिशन एरिया जैसे कि कम्युनिटी फोस्टर सोशो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटीज। बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से इंडिया में? जैसे कंचनजंगा विच इज इन सिक्किम, मानस असम में है, डिब्रू साइखोवा इज ऑल्सो इन असम, दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय में है, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, सिंपलीपल ओडिशा में है। देन वी हैव शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु। देन वी हैव अगस्थ्यमलाई इन केरला, नीलगिरी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एटसेट्रा। देन वी हैव अचानक अमरकंटक इन छत्तीसगढ़, एंड वी हैव पचमढ़ी इन मध्य प्रदेश, पन्ना अगेन इन मध्य प्रदेश, कच्छ गुजरात में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। इकोसिस्टम एरियाज, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट किया है। और ये जो रिपोर्ट है ये किस पे है? ये रिपोर्ट बताती है फ्रेगाइल वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्शन को लेके फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, के जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका वो कैसे डिग्रेड हो रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से। सो कस्तूरी रंगन कमेटी प्रपोज करती है कि 37% जो टोटल एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, रफली ये आ जाता है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये इको सेंसिटिव एरिया में आता है। सो आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ प्रपोज्ड ESA मैक्सिमम कर्नाटका में है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में। इको सेंसिटिव एरिया जोन क्या होते हैं? देखिए इनको डिफाइन करते हैं हम एज एरियाज जोन्स with identified environmental resources having incomparable values requiring special attention for their conservation because of its landscape, wildlife, biodiversity, historical and natural values. National Environment Policy 2006 notified by central government under the Environment Protection Act 1986। पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, डिग्रेडेशंस को अवॉइड करना है। जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको अवॉइड करना है। एक बैरियर बनाना है, शॉक एब्जॉर्बर स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम के लिए एक्ट करता है, एक ट्रांजिशन जोन के लिए फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर प्रोटेक्शन टू एरियाज इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन। एक्टिविटीज़ जो होती है इको सेंसिटिव जोन में जनरली रेगुलेटेड होती हैं एंड नॉट प्रोहिबिटरी इन नेचर। इको सेंसिटिव जोन गाइडलाइंस क्लासिफाई करती है एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज में, जैसे कि प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, परमिटेड। सो प्रोहिबिटेड जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग नहीं हो सकती, इंडस्ट्रीज़ नहीं सेटअप की जा सकती जो पॉल्यूशन को कोज करे। रेगुलेटेड क्या क्या होता है? जैसे फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। परमिटेड क्या क्या परमिट है? ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस जो लोकल कम्युनिटीज़ बेसिकली वहाँ के करते हैं वो परमिटेड है। सो वेस्टर्न घाट्स के बारे में अगर मैं पढ़ूँ, वेस्टर्न घाट्स एक पासेस अगर मैं देखूँ यहाँ पे कौन कौन से पासेस हैं, जैसे कि पालघट गैप, थाल एंड भोर घाट। एलिवेशन क्या क्या है? प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। हाईएस्ट पीक इसका है अमामुडी में। 4 मेजर टाइप
के फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन, मोइस्ट, डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे आयरन ज़्यादा देखने को मिलेगा, मैंगनीज ज़्यादा मिलता है, बॉक्साइट ओर्स भी ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। और क्या क्या की इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, रीजनल नेम्स देखूँ, जैसे सह्याद्री महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु, देन अनाईमलाइया हिल्स एंड कार्डिमम हिल्स केरला एंड तमिलनाडु। वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, कवर करता है 60% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया, with more than 30% of all plant, fish, herpetofauna, bird and mammal species found in India. Declared, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2012 में। एंडेमिक स्पेशीज है यहाँ पे, जैसे नीलगिरी, थार एंड द लायन टेल्ड। क्या क्या स्टेप लिए गए हैं वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल 2011 में, या फिर जिसको माधव गढ़गिल कमेटी भी बोलते हैं। सो रिकमेंडेड डिजाइनिंग द एंटायर रीजन एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। यहाँ पे क्या कमेटी क्या कहती है कि आप जो एंटायर जो रीजन है उसको आप रिकमेंड करो एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। फिर उसको डिवाइड किया 3 जोन में, जैसे कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, sensitive zone 1 which is very high sensitive, the zone with very high sensitivity, and ecologically sensitive area, the zone with high sensitivity, and ESZ3 has moderate sensitivity. High level working group headed by Dr. K Kasturi Rangan recommends color coding of industries, extended entry 20 economic planning of the concurrent list to regulate development within ecological framework, etc. 6th iteration of a draft notification of Western Ghats eco sensitive area, जिसमें डिक्लेयर किया गया था 825.7 स्क्वायर किलोमीटर जो है वेस्टर्न घाट्स का, वो एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था। ब्राह्मणगिरी हिल्स केस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूछा था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि आप फाइनलाइज करो एक डेडलाइन जिसमें आप डिक्लेयर करोगे वेस्टर्न घाट्स को एक इको सेंसिटिव जोन की तरह। सो ये वेस्टर्न घाट से मेनली आपको मिलेगा देखने को। वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स रिवर्स कैचमेंट एरिया। ओके, दूसरी क्या क्या यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ है वो देख लेते हैं। सो इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म on biodiversity and ecosystem services, one Blue Planet Prize for 2024, जिसको एनुअली जापान जो है जापान अवार्ड देता है, और जापान में एक असाही ग्लास फाउंडेशन है वही इसको अवार्ड को देता है। इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म on biodiversity and ecosystem services, it was established in Panama City 2012 में, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंटल बॉडी की तरह एस्टेब्लिश होता है और एम होता है कि साइंस पॉलिसी इंटरफेस जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, उसको मजबूत किया जाए। सो ये एक यूएन बॉडी नहीं है, हाउएवर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यहाँ पे प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरिएट सर्विसेज टू द IPBES। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो बॉन जर्मनी, करंटली 145 से ज़्यादा मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। जितने भी स्टेट्स मेंबर है यूनाइटेड नेशन के आर एलिजिबल फॉर IPBES मेंबरशिप। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स,
रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। IDWH ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है और आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या है? सपोर्ट देना है प्रोटेक्टेड एरियाज को, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। प्रोटेक्शन देना है वाइल्ड लाइफ को आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। रिकवरी प्रोग्राम की बात करें तो ये सेव करता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को और उनके हैबिटेट्स को भी। सो फार 22 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। सब स्कीम्स अंडर IDWH: प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यहाँ पे आ जाता है तझागरा पंचायत जो है केरला में, रिसेंटली पब्लिश किया है उन्होंने अपडेटेड अपना PBR, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। सो क्या है ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर? ये एक स्ट्रेटजी रिकॉग्निशन है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022 में आया था, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी जो प्रिपेयर करेगी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को लोकल पीपल के साथ कंसल्ट करके। पर्पस क्या है? उनको डॉक्यूमेंट करना है, सेफगार्ड करना है बायो रिसोर्सेज को और जो एसोसिएटेड नॉलेज है। इंफॉर्मेशन क्या है PBR में? पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जो लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उनकी क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है और अगर कोई और भी उनका इम्पोर्टेंट यूज़ है तो वो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। रेलिवेंस जैसे कि सपोर्ट करता है जो लोकल ओनरशिप है बायोडाइवर्सिटी की, उसको उस क्लेम को सपोर्ट करता है एंड हेल्प करता है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब बात करें अगर हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024। सो रिसेंटली EPI 2024 पब्लिश हुआ था बाय येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। API क्या है? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? सो बेसिकली यूज करता है 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 इशू कैटेगरीज। EPI रैंक करता है 180 कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एनवायरमेंटल हेल्थ के बेसिस पे एंड इकोसिस्टम की वाइटलिटी के बेसिस पे। एस्टोनिया लिस्ट में सबसे टॉप पे है। इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग, इंडिया जो है इसको 176 रैंक मिली है। 2022 में इंडिया ने चाइना को सरपास किया था एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक SO2, क्योंकि चाइना जो है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिलीज हो रहा है, एमिट हो रहा है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 was released by Goldman Sonnenfeld School of Sustainability and Climate Change। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स क्या होता है? इंडिया की रैंक आती है 176, टोटल कंट्रीज 180 है। इवेलुएट्स करता है कंजर्वेशन एफर्ट्स को यूजिंग 4 मार्केट्स, जैसे कि लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। कैमल्स के बारे में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। मेंबर्स होते हैं ये कैमल फैमिली के। तो अवेयरनेस यहाँ पे बिल्ड की जाएगी अनटैप करने के लिए कैमलिट्स के पोटेंशियल को। कैमल्स जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं, एशिया में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से टाइप यहाँ पे कैमल्स के मिलते हैं, जैसे कि ड्रोमेडरी और अरेबियन कैमल, सिंगल हम्प इनमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है बैक्ट्रियन कैमल जिनके 2 हम्प हैं बेसिकली। डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल एंड मैमल्स होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं, सरवाइव करते हैं हॉट कंडीशंस पे। एंड उसके बाद फिर ड्रोट एनिमल होते हैं हम। कैमल्स की बात करें अगर हम इंडिया में, सो स्टेट एनिमल है राजस्थान का। खराई कैमल स्विम करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस को, 3 किलोमीटर तक स्विम करता है एक टाइम पे।
इन सी टू ईट मैंग्रूव्स फाउंड, इस कहाँ पे पाया जाता है, कुछ जो कि गुजरात में लोकेटेड है। देन आता है बैक्ट्रियन कैमल्स जो कि लद्दाख नुब्रा वैली में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है ड्रोमडेरीज कैमल आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट्स, राजस्थान में, गुजरात में। दूसरे तरह के अगर कैमलेट्स की बात करें, लामा, एल्पका, देन गुआनोको एंड विकुना एटसेट्रा। UN RED, United Nations Programs on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation रिपोर्ट का एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है रेजिंग एम्बिशन, एक्सेलरेटिंग एक्शन टूवर्ड्स एनहांस्ड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर फॉरेस्ट। ये अभी लॉन्च हुई है। इस रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स है, जैसे कि 8 जो है टॉप 20 कंट्रीज में सिर्फ 8 ऐसी कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट रेट है ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन का। एंड have quantified targets on forest in nationally determined contributions. 11 of the NDC contain करती है quantified targets relating to reforestation, mitigating climate change, requires करता है reducing deforestation को। UN RED के बारे में अगर हम बात करें, फ्लैगशिप यूनाइटेड नेशन नॉलेज एंड एडवाइजरी प्रोग्राम है, फॉरेस्ट पे, क्लाइमेट पे फोकस है बेसिकली ऑन एडवांसिंग द पेरिस एग्रीमेंट। सो लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर है रेड प्लस असिस्टेंस का। सो इट वाज लॉन्च इन 2008 में इसको लॉन्च किया जाता है। इसको बिल्ड किया जाता है टेक्निकल एक्सपर्टीज पे। टेक्निकल एक्सपर्टीज किसकी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से? 65 है, जिसमें इंडिया भी एक इसका पार्ट है। सो रेड के बारे में अगर हम बात करें, फ्रेमवर्क इज कॉमनली रिफर टू एज द वर्सो फ्रेमवर्क फॉर रेड, adopted at 19th session of the Conference of Parties to the UNFCCC in 2013. RED Plus goes it beyond simply deforestation and forest degradation, and यहाँ पे includes करता है रोल किसका? कंजर्वेशन का, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट अगर हम देखें, सो रिसेंटली 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट अंडर द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट ने कंक्लूड किया है, और कुछ टेकअवेज भी आए हैं इस मीटिंग के। सो वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक, वर्ल्ड क्या करेगा? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल को अचीव कर लेगा 2030 तक। मेंबर्स ने रिअफर्म किया है यूएन की स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-30। इंडिया ने बताया है कि कैसे इंक्रीज हुई है हमारे इंडिया की फॉरेस्ट कवर में पास्ट 10 ईयर्स में, जब इंडिया ने साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई किया है टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है इंडिया का बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर, टेकिंग द टोटल टू 24.62% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। सो 17 स्टेट्स जो है इंडिया के, अब हमारे पास 33% ऑफ देयर एरिया किस में है? फॉरेस्ट कवर में है। सो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-30 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स, इसमें आता है जैसे ग्लोबल फॉरेस्ट गोल 1, यहाँ पे रिवर्स करना है फॉरेस्ट कवर लॉस को। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल 2 इंप्रूव करना है फॉरेस्ट बेनिफिट्स एंड लाइवलीहुड्स को। देन स्टेप 3 में हमें प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करना है। स्टेप 4 में मोबिलाइज करना है रिसोर्सेज को। स्टेप 5 में हमें इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट करना है। स्टेप 6 में कोऑपरेट करना है एंड वर्क करना है अक्रॉस सेक्टर्स। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में एज अ सक्सेसर टू द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट एंड द इंटरगवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है मैनेजमेंट को, कंजर्वेशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड स्ट्रेंथन करना है लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू दिस एंड। 5 इसके कंपोनेंट्स है, जैसे UNFCCC
F यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2000 में फंक्शनल कमीशन की तरह ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फैसिलिटेट्स करती है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट अगर हम देखें, इनोवेटिव वॉलंटरी एंड इंटरएजेंसी पार्टनरशिप है फॉरेस्ट पे, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001, कंप्राइज करती है 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि IUCN, साइट्स, FAO एटसेट्रा, ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड सपोर्ट्स करती है एक्टिविटीज किसकी, UNFF की, दूसरे कंपोनेंट्स की ऑफ द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस वॉलंटरी है। UNFF सेक्रेटेरिएट ऑल्सो सर्व करता है एज द सेक्रेटेरिएट फॉर CPF। सो रिलेटेड न्यूज अगर हम देखें, इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिलीज किया है रिपोर्ट जिसका टाइटल है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस। सो पहला ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट है IFG पे, दैट इज इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस 2010 से समराइज करती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑन इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस आफ्टर 2010। रिपोर्ट रिलीज हुई है इन द बैकड्रॉप ऑफ द 19th session of the United Nations Forum on Forest. So IFG is comprised of the policy, legal and institutional framework for international decision making on forest. इसके जो स्टेक होल्डर्स है इंक्लूड करते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे मैंग्रोव कंजर्वेशन को। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।